हेलो फ्रेंड्स, वरदायनी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि पता है आपको कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और उसमें जो सबसे बड़ा एक वेटेज है जो है मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें हम मूल विधि को बाद में पहले कॉन्स्टिट्यूशन को कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन से है, लेकिन उसको हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल शुरू से। क्योंकि अधिकतर अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप यूट्यूब चैनल पे बहुत सी वीडियो डली हैं संविधान की, जो अनुसूची अनुच्छेद और लोकसभा राज्यसभा इससे लेके। लेकिन अगर यूपीएसआई लेवल पे देखा जाए और किसी भी बड़े अधिकारी रैंक के पेपर में देखा जाए तो जब से संविधान बना है, ठीक है ना, जितने भी एक्ट आए हुए हैं ये सारे एक्टों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम कब से स्टार्ट करेंगे, आप कल्पना करना थोड़ा सा, मैं कब से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं जब से यूरोपीय कंपनी भारत में आई, इसके बाद जो कंपनी लाइन से चलती गई और फिर आपको पता है फाइनली हम पे जो अधिकार किसने किया है, अंग्रेज़ों ने किया है ना। तो अंग्रेज़ कब भारत में आए और पहला अंग्रेज़ भारत में कब आया, कौन आया, किसके दरबार में आया, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और करते करते हम पहुँचेंगे कहाँ पे, जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ठीक है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो उसको आप देखेंगे, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। जो जिसका भी बेस बिल्कुल नहीं है तो आप यहाँ से नोट्स बनाते चलें, ठीक है, आपको समझ में आएगा। थोड़ा गर्मी लग रही थी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको पता होगा कि सबसे पहला जो अंग्रेज़ था एक आया था जिसका नाम क्या था, सब लोगों को पता होगा, मिल्टन हॉल, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो जिस लेवल से पढ़ा है तो आप अपनी जो कैपेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, जो भी आप समझें, चेक करें आपको कितना आता है इसके हिसाब से। भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहला अंग्रेज़ 1599 में कौन आया था, मिल्टन हॉल। तो क्वेश्चन आता है कि पहला अंग्रेज़ भारत में कब आया था, 1599 में। उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था, तो उस समय कर रहा था अकबर। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं हमें उसको, तो आप कहेंगे सर हिस्ट्री पढ़ाने लगे, तो बस यही याद रखो क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स से स्टार्ट करना है तो बस हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जड़ से। तो कह सकते हैं ये कितना है, मतलब 1600, ये क्या चल रहा है 2020, है ना। तो लगभग 420 साल पहले की हिस्ट्री लेके चलेंगे और 2 या 3 दिन में हम लोग चार्टर एक्ट फिनिश करके 1947 में गठन करेंगे संविधान सभा का, 46, 47, 48, 49, 50, उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले बेस करें, क्योंकि अगर यूपीएसआई के लेवल से देखा जाए, पीसीएस लेवल से देखा जाए तो क्वेश्चन इसी 2-3 दिन के पेपर से ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है लोकसभा से और राष्ट्रपति से। बकाया क्वेश्चन ज़्यादा लेवल नहीं बनती है, लेकिन राष्ट्रपति और लोकसभा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होता है। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पार्ट है, कह सकते हैं ये जो कह सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का इतिहास, इसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो 1599 मिल्टन हॉल नाम का एक ब्रिटिशर्स ये पहला ब्रिटिशर्स आया, मिल्टन हॉल नाम का, जो अकबर के समकालीन था। इस तरह मान सकते हैं कि अकबर के समय आया था, ना कि अकबर के दरबार में। लेकिन अगला पूछ लिया जाता है कि अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज़ कौन सा था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सब लोग जानते हैं रॉल्फ फिंच ये पहला अंग्रेज़ था जो अकबर के दरबार में आया था। तो दोनों पेपर में अगर विकल्प बने और पूछे कि बताइए पहला अंग्रेज़ जो अकबर के दरबार में आया था, तो आंसर लगाएंगे रॉल्फ फिंच पे। और अगर ये पूछे कि बताइए सबसे पहला अंग्रेज़ जो भारत में आया था वो कौन सा, मिल्टन हॉल आया था। और यह समुद्री मार्ग से ना आके ये कैसा आए थे, कह सकते हैं ये सड़क के रास्ते आए थे। मतलब अभी तक हम लोग जितनी भी कंपनियों के बारे में, आपने जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा होगा तो वहाँ पढ़ा होगा कि जितनी भी कंपनियाँ आई हैं वो सब समुद्री मार्ग से आई हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चीज़ पढ़नी है, तो ये सड़क के माध्यम से आया था। तो क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इन दोनों को देख लेंगे। अब ये दोनों व्यक्ति क्या थे, दोनों व्यक्ति अपने ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन में जाके थोड़ा सा रियलाइज़ करते हैं
कि जो भारत है वो हमारे जो उपनिवेशवाद बन सकता है, मतलब ये हमारे लिए व्यापार करने का मुख्य कह सकते हैं स्थान बन सकता है, यहाँ से हम बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं भारत से। फिर क्या था, कुछ समय बाद ही दोनों लोग मैन कह सकते हैं, दोनों लोगों ने और जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि एक ग्रुप बनाया जिसे क्या बोला गया, ब्रिटिशर्स ने एक ग्रुप बनाया, इसका नाम क्या था, तो आंसर हो जाता है मर्चेंट एडवेंचर। क्लियर, ये एक ग्रुप है। ये पूछा जाता है भैया जो सबसे पहले एक ग्रुप बनाया गया था व्यापारियों का। ठीक है, तो व्यापारियों ने एक ग्रुप बनाया और एक एक्ट कह सकते हैं कि एक राजलेख, जो उस समय वहाँ की जो महारानी थी उनका नाम था एलिज़ाबेथ टेलर फर्स्ट। इनसे इन्होंने क्या की, परमिशन ली, इसको हम लोग परमिशन बोल सकते हैं। इनसे इन्होंने क्या ली, परमिशन ली, और ये आते हैं भारत में। तो एलिज़ा एम्पे ने हस्ताक्षर किए, मतलब साइन किए, कब, तो कह सकते हैं 31 दिसंबर 1600 में इन्होंने क्या किया, एक राजलेख तैयार किया और भारत आए और भारत में इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया। तो बस 1600 में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया EIC की स्थापना कर डाली। ठीक है ना, स्थापना की, और सिर्फ अंग्रेज़ों का एक ही मोटो था कि हम यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार करेंगे, और व्यापार करने के बाद और हमें यहाँ पे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएंगे किसी को भी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मतलब करेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे और अपने देश को भी। तो यहाँ पे सिर्फ ये लोग कह सकते हैं व्यापार करने के मकसद से आए थे। तो कह सकते हैं, याद रखना ये चीज़ याद रखना, मर्चेंट एडवेंचर, दोनों अंग्रेज़ों के नाम। इसके बाद इन्होंने एलिज़ाबेथ टेलर से परमिशन लेके सबसे पहले भारत में EIC की स्थापना की। आपको पता होगा 1600 में की थी। ठीक है, फिर क्या होता है कि EIC की स्थापना तो कर डाली, EIC की स्थापना की। EIC की स्थापना के बाद एक इन्होंने अस्थायी फैक्ट्री लगाई। इन्होंने क्या करी, अस्थायी फैक्ट्री लगाई, अस्थायी फैक्ट्री, जैसे शायद मूसलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, बहुत से वर्ड हैं जो भी आपको अच्छा लगे। मसूलीपट्टनम एक ही वर्ड है लेकिन, है ना, मसूलीपट्टनम, यहाँ पे इन्होंने क्या लगाई, अस्थायी फैक्ट्री। अगर आपने आधुनिक भारत नहीं पढ़ा है तो एक बार आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 101% क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में, मैं मूसली लिख दिया, अब पढ़ने में सही है, मसूलीपट्टनम में लगाई थी। लेकिन अंग्रेज़ों का डचों से कुछ विवाद हो जाने से कारण ये जो कह सकते हैं, ये फैक्ट्री का जो कह सकते हैं टेंडर था, ये रद्द हो गया। और जस्ट कुछ ही सालों बाद 1613 में इन्होंने स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई, आपको पता होगा, ये लगाई सर इन्होंने कहाँ लगाई, सूरत में लगाई। तो दूसरे स्टार पॉइंट क्या लगेंगे, अंग्रेज़ों ने अपनी दूसरी स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, सूरत में लगाई थी। ठीक है, अब बात आती है कि सर 1613 में दूसरी स्थायी फैक्ट्री तो इन्होंने लगा दी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे 2 स्टार पॉइंट और छिपे हैं, वो भी हम लोगों को देख लेना है। वो क्या होगा कि 1613 में जब स्थायी फैक्ट्री लगाई, उससे पहले, क्योंकि स्थायी फैक्ट्री के लिए भी क्या करना होगा, किसी इंडियन से परमिशन लेना होगा। और उस समय मुग़ल शासक जो था 1613, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो 1606 में अकबर ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और अकबर नहीं, थॉमस रो नहीं, अभी पहले आएगा हॉकिंस। ठीक है, 1608 में जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज़ विजिट करने आया, जिसका नाम था हॉकिंस। इसने क्या किया, फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन मांगी और इसने परमिशन दे दी, और कहाँ इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी, अपनी अस्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई, मसूलीपट्टनम। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ भी पढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर 13 में क्या हुई, स्थायी फैक्ट्री हुई, और 2 साल बाद 1615 में जहांगीर के ही दरबार में एक और ब्रिटिशर्स आया, जिसका नाम था सर थॉमस रो। ये दोनों पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभी अगर BEO का पेपर है
तो आपको देखना कि एक नया क्वेश्चन आज की 1 या 1.5 घंटे की जो भी क्लास होगी उसमें आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर के शासनकाल में कौन ब्रिटिशर्स आए थे, तो आपको हॉकिंस और थॉमस रो याद रखना है। और पहले कौन आया था, दूसरा कौन आया था, अकबर के समकालीन कौन आया था और अकबर के दरबार में कौन आया था, हमें वो सारी चीज़ें देखनी थी। इन्होंने अपनी अस्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई और स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई, हमने देख लिया। इसके बाद 1715 के बाद अब ये क्या करने लगे हैं, अपना क्या करने लगे हैं, बिजनेस करने स्टार्ट कर देते हैं। और बिजनेस ये कहाँ करते थे, 3 जगह करते थे। एक करते थे बम्बई में, मद्रास में और बंगाल में। ये 3 प्रेसिडेंसियों में अपना क्या करते थे, बिजनेस किया करते थे। बस इससे बस नॉर्मल, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये 3 प्रेसिडेंसियों में अपना व्यापार किया करते थे, ठीक है। व्यापार कर रहे थे, कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाली थी। लेकिन कब तक, ये बात कब तक अच्छी चल रही थी, जब तक औरंगजेब था, जब तक ये सिस्टम अपना सही बनाए थे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़लों का पतन होता है, मतलब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। और जितना ही अच्छा शासक औरंगजेब हुआ है, उतने ही निकम्मे और कह सकते हैं खराब इनके उत्तराधिकारी हुए हैं। और इन्होंने धीमे धीमे क्या, मुग़लों का पतन करना स्टार्ट कर दिया। तो कह सकते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद जो मुग़ल शासक में, मुग़लों में कई प्रकार के ये क्या होते थे, सूबे हुआ करते थे। सूबे क्या हुआ करते थे, जैसे कि इस समय हमारे यहाँ राज्य होते हैं, तो उस समय प्रांतों को सूबा कहा जाता था। तो एक अवध था, एक बंगाल था, एक मद्रास था, इस तरह से सूबे हुआ करते थे। और हर सूबे में एक गवर्नर हुआ करता था, हर सूबे का एक गवर्नर हुआ करता था। और ये जो रेवेन्यू होता था वो दिल्ली में बैठे औरंगजेब को, या कह सकते हैं मुग़ल शासक को, ये रेवेन्यू जनरेट किया करते थे। तो इस तरह से क्या इनकी शासन प्रणाली चला करती थी। तो जब औरंगजेब था उनके समय 21 सूबे हुआ करते थे। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद सभी लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया एक तरह से अपने आप से। और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम मुग़लों के अधीन नहीं रहेंगे और हम अपने आप को क्या कर लेंगे, स्वतंत्र कर लेंगे। और कई सूबे ऐसे थे जिन्होंने, मतलब कई प्रांत ऐसे थे, या कई कह सकते प्रेसिडेंसी ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि अवध से अपने आप को स्वतंत्र करने वाला पहला मुग़ल शासक। हर हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है डिटेल में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भैया प्लीज़, जो पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहे हैं, भैया एक बार रिवीजन मार लेना उसको। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नोट्स जो जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको भी पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं कि पहला मुग़ल शासक जिसने औरंगजेब के बाद इस प्रांत से अपने आप को अपने फ्री किया था। जैसे कि उत्तर प्रदेश से पूछा जाएगा, अवध का पहला नवाब, इस तरह से, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ औरंगजेब के मरने से पहले, औरंगजेब की मृत्यु आपको पता है कि सर 1707 में हो जाएगी, 1707 में हो जाएगी, याद होगा सबको, ठीक है। 1700 से लेके 1707 में यहाँ पे क्या था कि जब बंगाली प्रांत है ना, बंगाली क्या है, प्रांत है या कह सकते हैं सूबा है। तो उस समय वहाँ का जो गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर कहेंगे ना, अभी तो जिंदा है ना, गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम था क्या, मुर्शीद अली खां। और इसकी मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मुर्शीद अली खां ने अपने आप को बंगाल का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल का पहला नवाब घोषित कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताइए बंगाल का पहला नवाब कौन था, तो आंसर होगा मुर्शीद अली खां। यह किसने बनाया था भैया, औरंगजेब ने बनाया तो था, सिर्फ किसके लिए कि आप गवर्नर हैं। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखा कि सभी लोग अपना अपना विद्रोह कर रहे हैं मुग़ल शासक, तो मुर्शीद अली खां ने सोचा कि मैं क्यों ना करूं, मुझे तो और अच्छा है कि बंगाल सबसे अच्छा जो धनी राज्य हुआ करता था, भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली कह सकते हैं, धनी मतलब यहाँ पे हर प्रकार की उपज है, सब कुछ है, सब अच्छे, मतलब अच्छी खेती भी हो सकती थी, सब कुछ अच्छा था, व्यापार करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह थी। तो मुर्शीद अली खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक कौन है, या बंगाल का पहला नवाब कौन था, मुर्शीद अली खां, क्लियर। और यह शासन करते हैं कहाँ से कहाँ तक, 1713 से लेके 1727 तक, 1713 से लेके 1727 तक, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद दूसरे शासक आते हैं शुजाउद्दीन। कौन आते हैं, शुजाउद्दीन। ये शासन करते हैं कहाँ से, 1727 से लेके 1739 तक,
1939 तक। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। इसके बाद अगला शासक आया जिसका नाम था सरफराज खां। सरफराज खां, और ये 1739 से लेके 1740 तक, 1740 तक एक ही वर्ष ये शासन कर पाए। ठीक है, सरफराज खां यह एक ही वर्ष शासन कर पाया कि इसका जो सेनापति हुआ था उसका एक सेनापति था, जिसका नाम था अली वर्दी खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इस चीज़ को याद रखना। अली वर्दी खां, इसका एक सेनापति था अली वर्दी खां। इसने सरफराज से क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और सबसे इतिहास का एक और प्रमुख युद्ध 1740 में घेरिया का युद्ध लड़ा गया। घेरिया का युद्ध जो किस किस के बीच लड़ा गया, आप कहेंगे सर अली वर्दी खां वर्सेस सरफराज, जिसमें अली वर्दी खां जीत जाता है और सरफराज खां को हरा देता है। सरफराज खां को क्या कर देता है, हरा देता है। इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सरफराज खां हार जाता है। तो अब कह सकते हैं कि सर जो अगला नवाब होगा वो कौन होने वाला है। सर अगला नवाब जो होगा वो होगा कौन, अली वर्दी खां। और ये कब से कब तक बैठेंगे, तो यहाँ पे देख लो 40 है, 1740 से लेके ये बैठेंगे कहाँ तक, 56 तक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अली वर्दी खां को लगने लगा था कि अंग्रेज़ एक ऐसी चीज़ है, तो इसने क्या कहा था, यहाँ ये चीज़ याद रखना, इन्होंने अंग्रेज़ों को, ये पेपर में आते हैं इसलिए हमने कहा है, अंग्रेज़ों को हनी बी की संज्ञा दी है। हनी बी की संज्ञा दी है मतलब मधुमक्खी कहा है कि इन्हें अगर छेड़ोगे तो ये डंक मार के क्या कर देंगे, मार डालेंगे, और अगर इन्हें पालेंगे तो ये इतना शहद देंगे, मतलब ये आपको इतना ज़्यादा पैसा देंगे, धन कमा के देंगे, रेवेन्यू देंगे। क्योंकि हम लोग तो सब कह सकते हैं उस समय दिमाग नहीं चलता था, तो वो व्यापार करने में क्या थे, असमर्थ थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने व्यापार करना, रेलवे लाइन, ये सारी हम लोग चीज़ जानते हैं अच्छे से। तो कहने का मतलब उन्होंने हनी बी की संज्ञा दी थी अंग्रेज़ों को। किसने दी थी, तो आंसर याद रखना, अली वर्दी खां ने। ये कौन था, तो ये सरफराज का सेनापति था, और कह सकते हैं यह बंगाल का नवाब भी था। किस नंबर का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्यों कहा था, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर हम अंग्रेज़ों को छेड़ेंगे तो अंग्रेज़ हमें मार डालेंगे, है ना, शोषण करेंगे बहुत बुरी तरह से, और अगर हम इन्हें पालेंगे, इनको हम दबा के रखेंगे, तो ये हमें पैसा ही पैसा देंगे। इसलिए अंग्रेज़ों को हनी बी की संज्ञा दी थी अली वर्दी खां। जस्ट एक साल बाद देखिए अब आ जाता है 56, और 56 में यहाँ से जो बैठते हैं जिनका नाम है अगला शासक सिराजुद्दौला। भैया यहाँ से आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे सिराजुद्दौला। एक मिनट, हाँ, तो अली वर्दी खां के बाद अगला जो नवाब बनता है, कौन बनता है, सिराजुद्दौला। और ये बनते हैं कहाँ से, 1756 में बनते हैं। कब तक, 57 तक नहीं बन पाते, 56 में उनका हो जाता है खेल। सिराजुद्दौला बनते हैं, और उसी समय बंगाल में जो कह सकते हैं कासिम बाज़ार है वहाँ पे, और कह सकते हैं अंग्रेज़ और फ्रांसीसी क्या कर रहे हैं अपना, जहाँ पे ये लोग शासन कर रहे थे। तो अंग्रेज़ अकेले तो थे नहीं, हमें पता है पूरे पाँचों थे, ठीक है ना, जो कंपनी आई हैं, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, मतलब अपना व्यापार कर रहे थे नॉर्मली तरीके से। फिर क्या हुआ कि जैसे ही देखा कि मुग़लों का धीमे धीमे क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों ना यहाँ पे किलाबंदी कर दी जाए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी किलाबंदी 4 दीवारी करने लगे, और फ्रांसीसी भी करने लगे अपनी जगह पे। ये चंदनगर की कर रहे थे, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है, वहाँ पे। तो कह सकते हैं ये किलाबंदी कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आई कि भैया आप व्यापार करने आए हो कि यहाँ पे घर बसाने आए हो। सिराजुद्दौला ने भैया इनको एक निमंत्रण भेजा, एक अच्छा सा, कि आप यहाँ से क्या कर दें, ये किलाबंदी बंद कर दीजिए, नहीं तो ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो ये बात फ्रांसीसी मान गया, फ्रांसीसियों ने किलाबंदी करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन ये बात नहीं माने कौन, अंग्रेज़, और इसका इन्हें भोगना पड़ा। और 20 जून 1756 को एक बहुत बड़ी
कह सकते हैं घटना को अंजाम दिया, जिसे काल कोठरी की घटना कहा जाता है। काल कोठरी की घटना कहा जाता है, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कहा जाता है। काल कोठरी की घटना अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में हुई थी, सिराजुद्दौला के समय। क्या हुआ था इसमें? इन्होंने अंग्रेज़ों के 146 कर्मियों को बंद कर दिया था और एक 14x14 के कमरे में, 14x14 के एक कमरे में, जिसमें चारों ओर से वेंटिलेशन नहीं था और टोटल अंधेरा ही अंधेरा हुआ था, और पैरों तक क्या था, घुटनों तक क्या था, पानी भरा हुआ था। इतने छोटे से कमरे में क्या कर दिया, इसको इन 146 आदमियों को ठूस के भर दिया, जिसमें से 2 दिन ये रूम क्या रहा, बंद रहा। 2 दिन ये रूम बंद रहने के कारण यहाँ पे 123 लोग की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, और इसमें से 23 लोग क्या बचे थे, जिंदा बचे थे, मतलब ये अलाइव थे। ये चीज़ को याद ध्यान रखना आप लोग। कभी कभी पूछ लेता है कि काल कोठरी की घटना में कितने लोगों को सज़ा दी गई थी, और ये कथन के लिए पूछ सकता है काल कोठरी की घटना किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें तो आप ध्यान रखेंगे। 146 लोगों को क्या कि इस एक 14x14 का कमरा बहुत छोटा होता है, उसमें 146 आदमियों को ठूस के भर दिया, और आधे घुटनों तक पानी और अंधेरा और वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं, तो दम घुटने से 123 लोगों की मृत्यु हो गई और 23 लोग ही इसमें ज़िंदा रह पाए। और 23 लोगों के में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम था हॉवेल, जिसका नाम था क्या, हॉवेल। इसने इस पूरी घटना को लिखा है, और आज के टॉपिक का ये स्टार पॉइंट कर लीजिए कि काल कोठरी की घटना को किस ब्रिटिशर्स ने लिखा था, तो आंसर हो जाएगा हॉवेल ने। याद रखना, हॉवेल ने इस घटना को लिखा, और यह पत्र जहाँ इसने लिखा, और यह पत्र कहाँ पहुँचा, ब्रिटेन पहुँचा। और ब्रिटेन में ये पता चलता है कि एक नवाब जो है ना, जिनका नाम सिराजुद्दौला है, इन्होंने इतना बड़ा अत्याचार किया है हम लोगों के साथ, तो इसकी सज़ा तो उन्हें भोगनी थी, बिल्कुल भोगनी थी। तो इसको भोगने के लिए अगला कुछ ही घंटों, या कुछ घंटे तो नहीं कहेंगे, कुछ दिनों बाद एक बंगाल का ये सिराजुद्दौला चल रहे हैं, सिराजुद्दौला बदला लेने के लिए बंगाल में क्या भेजा गया, एक गवर्नर भेजा गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर कब बन के आया, तो भैया कब आया, 1700, आप कहेंगे सर 56 में, 1756 में बन के आया, ठीक है। लेकिन ये आगे पढ़ेंगे 57, ठीक है। 56 में तो डलहौजी जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे जो चीज़ें देखनी है वो याद रखना है। सॉरी, वो चीज़ अलग है, वो 1800 थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बंगाल का पहला गवर्नर 1756 में कौन आता है, तो इसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। ये बन के आते हैं, और भैया इनसे कहते हैं भैया हमसे युद्ध कीजिए। तो एक सबसे ऐतिहासिक युद्धों में से दूसरे नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ, जिसे क्या कहा गया, प्लासी का युद्ध, जो किस के बीच हुआ था, जो हुआ था लॉर्ड क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने कई बार बच्चों को ये कहा था, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे उस समय इस प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो आज आप लोग देख लीजिए और इसको नोट भी करेंगे। प्लासी का युद्ध किन दो के बीच हुआ था, क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के मध्य, और कब हुआ था, तो ये सबसे ऐतिहासिक है 1757 में। 1757, इसको 57 ही कर लो, दिक्कत में आ जाओगे नहीं तो। 1757 में, क्योंकि आप पढ़ते हो ना 1757 से लेकर 1857 तक एक आधुनिक भारत पढ़ना होता है, फिर 1857 से लेकर 1947 तक वो दूसरा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, जो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जो इतिहास का सबसे छोटा युद्ध कहा जाता है, जो मात्र 1.5 घंटे चला था, जिसमें क्लाइव ने सिराजुद्दौला को डिफीटेड कर दिया था और सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इसका मुख्य कारण क्या था, ऐसे इतने जल्दी युद्ध का जीतना और क्लाइव का जीतना, वो भी किसी अदर कंट्री से आके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें क्या था, इन्वॉल्व थे भैया, एक सेनापति थे और एक थे क्या आपके कह सकते हैं मंत्री, एक इनके मंत्री थे जिनका नाम था राय दुर्लभ, और एक थे जाफ़र करके हैं कोई, मीर जाफ़र, भूल गया था, मीर जाफ़र। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने किसकी, लॉर्ड क्लाइव की हेल्प की और क्लाइव को मारने में
सिराजुद्दौला को मारने में मदद की। और ये आखिर में क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला हारने के बाद क्लाइव जो थे ना वो क्या हुए, थोड़े से खुश हो गए, और खुश होने से इन्होंने बंगाल का नवाब किसे बना दिया, मीर जाफ़र को बना दिया। इस चीज़ को याद रखेंगे, बंगाल का अगला नवाब मीर जाफ़र को बना दिया। ठीक है, बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया। इसके बाद 1760 में अगला नवाब किसे बना दिया गया, मीर कासिम को। अगला नवाब किसे बना दिया, मीर कासिम को। और मीर कासिम अच्छी तरह से समझ गया था कि ये अंग्रेज़ हमारे ऊपर अब शोषण करने वाले हैं, और ये बात मीर कासिम को हजम नहीं हुई, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना बगावत की जाए। और बगावत करने का मतलब क्या था कि क्यों ना हम जितनी भी प्रेसिडेंसी हैं मुग़लों की, जो भी नाम मार्ग की हैं, उन सबको एक करें, और एक करने के बाद लॉर्ड क्लाइव से युद्ध करें और हम इनको भगा दें यहाँ से। ये बात संदेश पहुँचने से पहले तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम जी ने एक संदेश बनाया और कहाँ भेजा, इन्होंने भेजा कहाँ पे, एक अवध के नवाब, उस समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, और दूसरे ये अवध के नवाब थे, और दूसरे कहाँ के थे, आपके दिल्ली के, मतलब मुग़ल शासक जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। ये कहाँ के थे, तो मुग़ल शासक है, ये अवध के हैं, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ठीक है ना। तो ये बात किसे पता चल जाती है, हम कह सकते हैं क्लाइव जी को पता चल जाती है। क्लाइव क्या करता है कि मीर कासिम को पद से हटा देता है, और 1760 में दोबारा मीर जाफ़र को 1760 से दोबारा से क्या कर देता है, मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बना देता है, ठीक है, दोबारा से नवाब बना देता है। अब बात क्या आती है कि कासिम पद से तो हट ही गया, तो लेकिन कासिम ने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है, विद्रोह करना है। विद्रोह करने के बाद 63 तक ये रहते हैं, 63 कर लें, और मीर जाफ़र 63 तक रहता है। और आप पढ़ेंगे कि 1764 में एक और ऐतिहासिक युद्ध होगा, जिसमें तीन एक तरफ थे और एक तरफ था, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स की तरफ से जो करने आए थे वो आए थे कौन, हेक्टर मुनरो नाम का व्यक्ति। यहाँ तक कटेगा, पक्का कटेगा यहाँ पे, जिसका नाम था क्या, हेक्टर मुनरो। एक था हेक्टर मुनरो, मैं बोल रहा हूँ तो अगर आपको कट भी रहा होगा नीचे तो आप लोग मैनेज कर लेना, हेक्टर मुनरो। और ऊपर था एक तो सर कासिम, और दूसरे थे शुजाउद्दौला। कहाँ के थे, सबको सामने लिखा है शुजाउद्दौला, और नीचे तीसरे थे शाह आलम द्वितीय। तो एक तरफ ये तीन थे, एक तरफ ये थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम और हेक्टर मुनरो, इनके बीच युद्ध हुआ था, जो 1764 में, जो इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा युद्ध है, जिसे बक्सर का युद्ध कहा गया है। क्या कहा गया, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो पहला पॉइंट आ जाएगा 1764 में। और अंग्रेज़ों की तरफ से उसका जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो कर रहा था। और भारत की तरफ से, या कह सकते मुग़लों की तरफ से, या कह सकते नवाबों की तरफ से कौन कर रहा था, विपक्ष में। तो आप एक तरफ कासिम थे, शुजाउद्दौला थे, और शाह आलम द्वितीय था। तो ये तीन लोग एक तरफ थे, और ये तब भी हेक्टर मुनरो की क्या हुई, जीत हुई। हारे कौन, ये तीन। अब ये तीन हार गए, तो भैया हारने का कुछ इन्हें परिणाम भोगना पड़ेगा। और ये इन्होंने कुछ इस तरह भोगा कि 1765 में इलाहाबाद की
इलाहाबाद की संधि कर डाली, इलाहाबाद की संधि कर डाली, जो किस किस के बीच हुई? एक तो भैया आपके क्लाइव है, एक तरफ तो क्लाइव ही थे, ठीक है, और दूसरा था कासिम छोड़ के शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला और शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में, इलाहाबाद की संधि में क्या कहा गया कि आप क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, ये दोनों लोग के बीच इलाहाबाद की संधि हुई और क्लाइव ने साफ साफ कह रखा था कि बंगाल, अवध और उड़ीसा की जो कह सकते प्रशासनिक व्यवस्था है वो मुझे सौंप दीजिए, इसका जो रेवेन्यू होगा वो मैं रखूँगा और इसका जो टैक्स होगा वो मैं आपको नहीं दूंगा अब, ठीक है ना। तो ऐसी कई होंगी और इसमें पेंशन की भी बात रखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल या कहीं भी आप हिस्ट्री स्पेशल में आप अच्छे से पढ़ लेना, यह हमारा वो बताने का नहीं है, बस आपको याद रखना इलाहाबाद की संधि किन के बीच हुई थी। तो इसमें कह सकते हैं कि क्लाइव ने पूरी तरह से भारत पर अपना हक जता लिया था। अब मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद अंग्रेज़ भारत पर अच्छी तरह से क्या हो गए, हावी हो गए और वह हर जगह से रेवेन्यू जनरेट करने लगे। तो EIC का क्या होने लगा, EIC का परचम लहराने लगा, ठीक है। तो EIC अपना जो व्यापार था, व्यापार के साथ साथ अब क्या करने लगे, अधिकार भी करने लगे थे। अधिकार कैसे करने लगे थे कि इन्होंने कहा कि जो बंगाल का नवाब है वो बंगाल का नवाब, इससे पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं। EIC का अधिकार बढ़ने लगा और क्लाइव ने 1760 से लेके 1772 तक एक चीज़ चलाई थी जिसे क्या बोला जाता है, द्वैध शासन। इन्होंने द्वैध शासन चालू किया था, द्वैध शासन लागू किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना ये BEO के पेपर में भी मिलेगा कि द्वैध शासन कब लगाया गया था। तो भैया 60 से 72 तक किसने लगाया था, लॉर्ड क्लाइव ने। क्या था द्वैध शासन, इसमें जो शासन और कह सकते हैं राजस्व, जो दो प्रकार की व्यवस्था उन्होंने अलग अलग बांट दी थी। मतलब कि व्यापार EIC तो कर रही है, लेकिन जो व्यापार करने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट करने का भी और काम है वो एक ऐसे स्थानीय रूलर को दे दिया, मैं कह सकता हूँ टेम्परेरी रूलर को दे दिया, स्थानीय रूलर या लोकल रूलर, स्थानीय शासक को दे दिया या नवाब को दे दिया। वो कौन था, तो आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने सिराजुद्दौला का जो प्लासी का युद्ध लड़ा था उसमें मंत्री जो था ना वो राय दुर्लभ था। तो स्थानीय शासक जो किसे बना दिया, राय दुर्लभ को बना दिया, ठीक है। तो EIC जितना व्यापार कमाती थी, मतलब जितना भी टैक्स जो देना होता था मुगलों को, वो अब नहीं देना पड़ रहा है, तो उसका पूरा पैसा किसके पास है, EIC के पास है। जबकि द्वैध शासन में क्या था कि इसका उत्तर भारत से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था तो ये करते थे कौन, राय दुर्लभ जी करते थे। तो राय दुर्लभ इसका 50% क्या करते थे, आप EIC को देते थे। 50% कैसे देते थे, EIC को देते थे। और 50% का 81% भी किसे देते थे, EIC को देते थे। तो कह सकते थे कि टोटल 100% समझ लो, उससे 20% देते थे कि अपना खाना खाओ पियो घर पे रहो। तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शोषण करने लगे थे। तो ये द्वैध शासन लागू किया गया, तो ये चीज़ क्या हुई, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हुई। और इस द्वैध शासन का फिर क्या हुआ कि काफ़ी विरोध हुआ। कंपनियों ने देखा कि ये अधिकार कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि आपको पता है कि जब एलिजाबेथ टेलर ने जो राजलेख तैयार करके भेजा था वो भारत में जो व्यापारी मर्चेंट एडवेंचर के हाथों, उसमें साफ लिखा था कि 15 साल तक आप भारत में व्यापार कर सकते हैं और ब्रिटेन की कोई भी कंपनी यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती है। तो और यहाँ पे ये देखा कि यूरोप और फ्रांसीसी, डच और ये सारी कंपनियाँ क्या हो रही, धीमे धीमे कमज़ोर पड़ रही थी। तो इन्होंने ब्रिटेन पर क्या किया, दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। और रानी और उस समय जो महाराज थे उनसे कहा गया कि भैया ये क्या कर रहे हैं, भैया द्वैध शासन मतलब समझ रहे हो, वहाँ बहुत शोषण किया जा रहा है, भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, तो इसका क्या किया जाए, अंत किया जाए। तो क्लाइव जी से कहा भैया कि आप तो ऐसे मानोगे नहीं, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और 72 में ही उन्होंने क्या किया, 1772
1772 में कौन आए? आप कहेंगे सर लॉर्ड क्लाइव के बाद कौन आता है? वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा। गवर्नर, याद रखना, बंगाल का गवर्नर बना के भेजा। और तुरंत ही इसने 72 में द्वैत शासन का अंत कर दिया। द्वैत शासन का अंत, तो याद रखना द्वैत शासन का अंत किसने किया? वॉरेन हास्टिंग ने। स्टार्ट किसने किया? क्लाइव ने। और इसी के शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। भैया अब आप लोग अपनी अपनी ल्यूसेंट खोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से स्टार्ट होता है तो भैया यहीं से होता है। तो जो अभी तक जो बेस था वो हमें बताना ज़रूरी था, क्योंकि कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, कहाँ से अंग्रेज आए हैं, मैंने वहीं से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो इस चीज़ को अब देखना स्टार्ट कर दो। वो इस चीज़ से रिलेटेड था। 1773 में क्या आया? एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या था रेगुलेटिंग एक्ट? इसमें क्या किया? द्वैत शासन का अंत तो हो ही गया था, है ना। और इसके बाद इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया कि ये अब क्या करेंगे, ये जो इतना जो हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को ये रोकेंगे। तो बीओडी की स्थापना की, और जिसका कार्यकाल क्या कर दिया? 6 वर्ष कर दिया गया था। 6 वर्ष कर दिया गया था। और जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है उसको बढ़ा के कितना कर दिया था? जो 15 साल थे ना, उसको बढ़ा के कितना कर दिया था? 20 वर्ष कर दिया था। 20 वर्ष कर दिया था। ये चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है सबसे पहले 20 वर्ष बढ़ाया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए बढ़ाया गया था। और बीओडी की स्थापना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस एक्ट के दौरान हुई है? 1773। उसका कार्यकाल कितना था? 6 वर्षों का था। क्लियर। और इसमें बीओडी में 24 मेंबर हुआ करते थे। 24 मेंबर हुआ करते थे। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ये पेपर में एग्जैक्ट ऐसे ही मिलेंगे कथन के हिसाब से। इसके बाद बीओडी की स्थापना हो गई। 73 के बाद 1774 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस चीज़ को हमें आप देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए चल रहा है ये सारी चीज़ें। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद इसका जो मुख्य न्यायाधीश है, जिसका नाम है क्या? एलिजा एम्पे। क्या नाम है? एलिजा एम्पे। और इनके साथ तीन अन्य न्यायाधीश बनाए गए। तीनों पेपर में आते हैं, इसलिए तीनों को लिखेंगे। लॉर्ड हाइड, कैंपबेल, लिम्पस्टर, कैंपबेल। चलिए पहले हैं लॉर्ड हाइड, लॉर्ड कैंपबेस्टर और लॉर्ड, तीसरा का नाम लॉर्ड हाइड, कैंपबेस्टर, कैंपब्रेस है और लेमिस्टर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, ल्यूसेंट में साफ साफ लिखे हुए हैं तीनों के नाम, इनको भी आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, इसके बाद तीन अन्य न्यायाधीश बनाए गए। लेकिन इससे पहले 73 में ही रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ही जो गवर्नर का पद था उसमें क्या हुई, इनकी शक्तियाँ बढ़ा दी गई। किसकी? वॉरेन हास्टिंग की शक्तियाँ बढ़ा दी गई। और वह बंगाल का गवर्नर की जगह, गवर्नर का जो पावर थी वो बढ़ा दी गई और गवर्नर की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अगर एक पॉइंट ये पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर हो जाएगा कौन? वॉरेन हास्टिंग। ठीक है,
और अगर पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल है वॉरेन हास्टिंग। और पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो भी वॉरेन हास्टिंग। क्लियर, ये चीज़ याद रखना, बंगाल का अंतिम गवर्नर, क्योंकि इसका पद बढ़ा दिया गया था, वॉरेन हास्टिंग। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग को बनाया तो गया, लेकिन इससे क्या हुई, इसकी पावर बढ़ गई, और इसकी पावर बढ़ने से इसने इस पावर का गलत उपयोग किया। और इसने किस तरह से गलत उपयोग किया, तो इसने जितने भी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसमें कई प्रकार के उसने क्या लगाए, विभिन्न प्रकार के जो भी मतभेद हुआ करते थे उनके आदमियों से, उनके लोगों से, तो यह सीधा सर्वोच्च न्यायालय भेज दिया करता था। और वहाँ पे एलिजा एम्पे, जो इनकी कह सकते हैं इन्होंने इनको क्या बना लिया था, फ्रेंड बना लिया था। एलिजा एम्पे ये इनकी क्या हो गई थी, फ्रेंड हो गई थी। और बंगाली गवर्नर जो वॉरेन हास्टिंग कहा करता था वह क्या, वो कह सकते हैं कि एलिजा एम्पे करती थी। तो कह सकते हैं इन्होंने कोई भी व्यक्ति था उनको एलिजा एम्पे के पास भेजकर उससे क्या फांसी दिलवा दिया करते थे ये। तो ये इसका क्या गलत कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जो 3 लोग थे, जिनमें से पहली हैं घसीटी बेगम, और दूसरे हैं जेल सिंह, और तीसरे हैं नंद। इन तीनों ने क्या किया, वॉरेन हास्टिंग पर कुशासन का आरोप लगाया। और कुशासन का आरोप लगाने से वॉरेन हास्टिंग नाराज़ हुए और तीनों को फिर भेज दिया एलिजा एम्पे के पास, और तीनों को क्या कर दिया, फांसी की सज़ा बुलवा दी गई है, फांसी फिर इन्हें दे दी गई। और इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था ना, फिर से उसमें वहाँ पे जाके एक बार फिर से क्या हुआ, तनाव का माहौल हुआ। और फिर अब इनको सबक सिखाने के लिए कुछ किया जाएगा, कुछ फिर से चेंजेस लाए जाएंगे, इनके जो वर्क कर रहे थे इसमें कुछ और चेंजेस लाए जाएंगे। और 1773 के बाद आया कौन सा, एक और आया एक्ट, जो सिर्फ 1781 के नाम से है, जिसे संशोधन एक्ट कहा जाता है। संशोधन अधिनियम। बस इतना याद रखो कि अगर ये पूछ दिया जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद संशोधन अधिनियम कब आया था, तो आंसर आ जाता है 1781। बस इतना याद रखना है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक का 1784 में आया कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा आया, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो अपना शासन कर ही रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने क्या किया, कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, कंट्रोल बोर्ड, मैं उल्टा बोल रहा क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की BOC की स्थापना की, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। और इसमें कितने थे, 6 मेंबर हुआ करते थे। इसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। क्या काम था कि जो भी गवर्नर या किसी भी प्रकार का कुछ शासन या गलत काम होगा, आप उस पर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, आप उस पर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो BOC की स्थापना हो गई। BOC के बाद कह सकते हैं कि इन्होंने कंपनी से प्रशासन और इसने नहीं, इस एक्ट ने प्रशासन और व्यापार को अलग कर दिया। क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और व्यापार अलग हो गया था। तो आंसर हो जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बेटा हमने अच्छे से बताया हुआ है कि जब भी हम क्लास लेंगे तो अगर हमें कभी पिट्स एक्ट पढ़ाने का मौका ना मिले तो आप लोग लास्ट तक कभी कोई बड़ा पेपर होने से पहले आप एक बार पढ़ लेना, नहीं तो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप हमें बता देना पिट्स इंडिया एक्ट या जो एक्ट हैं वो रह गए सर, तो उसको भी हम लोग कवर करा देंगे। लेकिन आज मौका भी है तो दस्तूर भी अच्छा है, तो आप लोग क्या करें, इसको देख लें और नोट्स बनाते चले। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि BOC की स्थापना किस एक्ट के दौरान हुई थी, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD की। अब कहें 73 कब, इसमें कितने मेंबर हैं, 6, उसमें कितने हैं, 24। कंपनी का प्रशासन और व्यापार को अलग कर दिया गया, किसमें किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट में। इस चीज़ को 2 शासन का अंत 73 में, मतलब किया तो 72 में था, इसलिए थोड़े से ऐसे इस तरह से क्वेश्चन है जो आपको समझते चल रहे हैं। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद अब हम लोग क्लास को कल आगे करेंगे। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अब जितने भी एक्ट आते चले जाएंगे, कब तक हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग 1947 का
भारत अधिनियम जब आएगा उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण, फिर पढ़ेंगे हम लोग अनुसूची, अनुच्छेद और ये सब, ठीक ना। तो संविधान सभा का गठन और इस तरह से टॉपिक हमारा चलता जाएगा। तो अब 20-20 साल का ये आएगा, 1813 का आएगा, फिर इसके बाद आएगा 1833 का, और इस तरह से एक्ट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 1935 का अधिनियम आएगा। तो कहने का मतलब हम क्या बताना चाहते हैं कि हम लोग अब एक दिन और अधिनियम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग संविधान सभा का गठन करेंगे, फिर हम लोग धीमे धीमे कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाते चलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई डाउट है या कोई भी ऐसा लगता है कि सर ये पॉइंट इस तरह से है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स कर दें। हम उस कमेंट्स को देख के उसकी जो भी डाउट है उसको हम सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी से, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर हम लोग इसी टाइम।